हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम के लेवल के हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी डायरेक्शन में चल रही है तो इस मॉक टेस्ट में आपका 30 में से मिनिमम टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चंस का। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर लेते हो तो मानकर चलो कि आप आने वाले एग्जाम में भी बेटर परफॉर्मेंस दिखाकर आओगे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 वी के अनुसार न्यूनतम आयु एक नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नगरपालिका का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप एक नगरपालिका का सदस्य बनना चाहते हैं तो। और यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह कहा गया आर्टिकल 243 वी में। क्लियर है सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था। दोस्तों, गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसके पीछे रीजन था चौरी चौरा कांड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम ज्ञात गुप्त शासक हैं। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्मा नाम की नदी को बांग्लादेश में किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है ना तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वीसी रॉय पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, यह जो वीसी रॉय पुरस्कार है यह दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों के दोनों क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 9 माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, 9 माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, 2 को x और 5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिखेंगे इस प्रकार से, 9 माइनस 2x और माइनस मल्टीप्लाई होने का प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 10 हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो 10 से तो 10 आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर ऑलरेडी था और इधर माइनस 2x है जो कि इधर आके प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 9। दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वर्तमान में जगन और बाला की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष के बाद जगन की आयु 28 साल होगी, तो इस समय बाला की उम्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन में कहा गया कि दो व्यक्ति हैं, जगन है और बाला है। इन दोनों का प्रेजेंट में एज का रेशियो 4x और 5x है। और आज से 8 साल के बाद, यानी कि अगर मैं जगन के एज में 8 साल जोड़ दूं तो इसका जो एज है वो 28 साल हो जाना चाहिए। तो बताइए कि बाला की प्रेजेंट एज क्या है। सबसे पहले देखो, जगन जो है वो आज से 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 28 साल का हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में वो 20 साल का होगा, तभी तो आज से 8 साल बाद वो 28 साल का होगा। और जगन अगर 20 साल का है और जगन का एज का रेशियो 4x है, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 4x इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 20/4, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब इसी 5 को आप यहाँ पर पुट कर दो तो बाला का प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगा। प्रेजेंट एज क्या आएगा, 5 इंटू 5, दैट मीन्स कि 25 ईयर्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक शर्ट का सूची मूल्य 440 रुपये है
एक ग्राहक इसके लिए 396 का भुगतान करता है तो छूट की दर कितनी है। मार्केट प्राइस है एक शर्ट का 440 रुपया और एक कस्टमर इसे खरीदता है 396 में, तो बताइए कि डिस्काउंट रेट यहाँ पर कितने रुपए का दिया गया है। सबसे पहले देखो मार्केट प्राइस कितने का है, 440 का है ना, और खरीदा कितने में है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर है वो है 396 रुपये का। दैट मीन्स कि दोस्तों छूट कितने रुपए की मिली होगी, यहाँ पर छूट मिला होगा टोटल 44 रुपये का, तभी ना 440 में अगर 44 घटाओगे तो आपको 396 मिलेगा। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है, तो 44 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे करना होता है, डिवाइड करना होता है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर हम 444 से डिवाइड कर देंगे, यह कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ये यहाँ से कैंसिल होगा 10 टाइम्स में। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल और एक स्क्वायर का जो एरिया है वो इक्वल बताया गया है, तो कहा गया कि रेशियो बताइए साइड ऑफ अ स्क्वायर के एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का। सबसे पहले दोस्तों देखिए जो सर्कल होती है उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। दोनों का एरिया इक्वल दिया गया है ना, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम पाई को इसी साइड छोड़ दें तो इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है किसी भी क्या बोलते हैं इसको, किसी भी स्क्वायर का साइड, और आर हमारा रेडियस हो गया किसका, दिए हुए सर्कल का। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो पाई है वो अंडर रूट में चला जाएगा डिवाइडेड बाई ए बाई आर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस। तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर हो गया और रेडियस हो गया, दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया ना। रेशियो कितना आ रहा है √π/1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर कॉमन सेंस यूज किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तीन संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या का दुगनी है और तीसरी संख्या का तिगुनी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 49.5 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो थर्ड नंबर है ना वो कितना है, x दिया गया है। तो कंडीशन के अनुसार से हमारा जो पहला नंबर होना चाहिए वो तीसरे नंबर का तीगुना होना चाहिए, तो यानी कि 3x हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3x/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का दुगना है। तो मान लो दूसरा नंबर 3x/2 है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, इसका दुगना अगर आप निकालोगे तो 3x हो जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ पर मैंने इसके 3x/2 क्यों लिखा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों का जो एवरेज है वो 49.5 है। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 49.5 है तो इन तीनों संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे। इंटू 3 करने के बाद यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा 148.5। अब इन तीनों को ऐड करो, x + 3x + 3x/2 ऐड करने पर इसका वैल्यू मिलेगा दोस्तों 11x/2 = 148.5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 148.5 × 2 डिवाइडेड बाई 11। इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 27 x का। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले और तीसरे नंबर के बीच डिफरेंस क्या होगा। तो पहला नंबर हमारे पास 3x है, तीसरा नंबर x है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2x होना चाहिए, और x का वैल्यू 27 है तो 2 × 27 हम लिख देंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 70 आदमी 24 दिनों में उस काम को कितने हिस्से का पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है man1 × day1 × hour डिवाइडेड बाई work1 = man2 × d2 × hour2 डिवाइडेड बाई work2। सो गाइस यहाँ पर हमारे दोनों कंडीशन दिए गए हैं। अगर मैं man1 की बात करूँ तो 90 आदमी हो गया, hour1 की बात करूँ तो 12 घंटे हो गया, और day1 की बात करूँ तो 16 दिन हो गया। काम टोटल एक किया गया है = अगर मैं man2 की बात करूँ तो दूसरे कंडीशन में 70 आदमी दिए गए हैं, day2 में हमारा 24 दिन दिया गया है, और आवर्स में 8 दिया गया है।
क्वेश्चन में पूछा गया कि काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो काम को हमने x लिख दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x चला जाएगा ऊपर में ना, तो ये वाला जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो इसके नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा 70 गुना 24 गुना 8 डिवाइडेड बाई 90 गुना 12 गुना 16। इसे यहाँ पर अगर आप काटोगे तो काटने के बाद क्या मिलेगा, 8 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 12 से 24 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 7 से 9 कट गया, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7/9। यानी कि दोस्तों 7/9 वर्क अभी भी लेफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6:3:2 में 30.8 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट किस प्रकार से लिखे गए हैं, 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, यानी कि मान लो कि टोटल 6x होंगे, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो अगर आप 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 सिक्कों को 1.5x हो जाएगा, क्योंकि 50 गुना 3 करोगे तो आपको मिलेगा 150 पैसा, और 150 पैसा किसके बराबर होता है, 1.5 रुपीज़ के बराबर होता है ना। इसी प्रकार से 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.2x, और इन तीनों का वैल्यू क्या है, इन तीनों का वैल्यू है 30.8। तो यहाँ पर आप इन सभी को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 7.7x इक्वल टू 30.8। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 30.8 डिवाइडेड बाई 7.7। ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, यानी कि दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल 3x है ना, तो x का वैल्यू हम लिख देंगे 4, यानी कि टोटल 12 सिक्के यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए कि 50 पैसों के सिक्के का कुल कितने रुपए हैं, तब कैसे निकलेगा। हमें पता चल चुका है कि टोटल 12 सिक्के हैं, और एक सिक्के अगर आधे रुपए के होंगे तो 12 सिक्के कितने रुपए के होंगे, 6 रुपए के होंगे। सो यहाँ पर अगर अमाउंट पूछा जाता तब करेक्ट आंसर 6 होता, लेकिन पूछा गया टोटल सिक्कों की संख्या क्या है, तब राइट आंसर 12 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। यदि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 11/1 है, देन 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y का मान बताइए। देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 11/1। तो यहाँ से हम x और y का मान पता कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके। क्रॉस मल्टीपल का करोगे 1 को x और y में और 11 को x माइनस वाई में, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11x माइनस 11y। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद x को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11y माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि y को हमने एक साइड भेज दिया और x को एक साइड रहने दिया। तो इधर बच जाएगा आपका माइनस 10x इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस 12y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x बाई वाई अगर आप निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 12/10। 12/10 को और शॉर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 6/5। इसमें से दोस्तों x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 5 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि 5x प्लस 3y, 5x कहने का मतलब क्या है, 5 इंटू 6 दैट मीन्स की 30, प्लस 3y कहने का मतलब 3 इंटू 5 दैट मीन्स की 15। डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2y से। x है हमारा 6 और 2y क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट मीन्स की 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 10 40, और 40 प्लस 5 45, डिवाइड कर देंगे -4 से। 45/-4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। सबसे पहले देखो, अगर वो अप स्ट्रीम चल रहा है ना, तो अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर चलने के लिए 8 घंटे का टाइम लेता है, यानी कि अप स्ट्रीम का जो स्पीड है उस व्यक्ति का 5 किलोमीटर पर आवर है। फिर जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम कवर करता है, लेकिन टाइम 5 ही घंटे का लेता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या निकल कर आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांत जल में नाव की धारा क्या होगी। तो दोस्तों जब भी आपसे स्टील वाटर में बोट का स्पीड निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अप स्ट्रीम 5 डाउन स्ट्रीम 8 डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 13/2 दैट मीन्स की 6.5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक कक्षा में कार्तिक का स्थान ऊपर से 17वां और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक का स्थान ऊपर से 17वां दिया गया है। मान लो कार्तिक यहाँ पर है 17 व्यक्ति पोजीशन पर और नीचे से 28वां है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ तक 17 है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर टोटल 16 व्यक्ति और होंगे, और कार्तिक का जो यही पोजीशन है वो नीचे से 28वां है, यानी कि नीचे से यहाँ तक टोटल 28 व्यक्ति आ चुके हैं और ऊपर हमें पता चल चुका है कि 16 व्यक्ति हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 28 + 16 दैट मीन्स कि 44। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। एक पंक्ति में 5 घर हैं ए बी सी डी ओ। ए बी की दाईं ओर है, सी की बाईं ओर है, ओ ए की दाईं ओर है, बी और डी की दाईं ओर है, तो बीच में कौन सा घर है? 5 घर हैं, इसके लिए हमने चलो 5 यहाँ पर बॉक्स बना लिया। अब कहा गया कि ए इज राइट साइड ऑफ बी। मान लो बी अगर यहाँ पर बैठता है तो ए इसके राइट साइड में बैठेगा, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ सी, यानी कि ए जो है वो सी के लेफ्ट साइड में बैठेगा। तो कुछ पोजीशन आपका इस प्रकार का होना चाहिए। ओ इज इन द राइट साइड ऑफ ए, यानी कि ए के राइट साइड में ओ कहीं पर आएगा। ओ यहाँ पर भी आ सकता है, ओ यहाँ पर भी आ सकता है। बी इज राइट ऑफ डी, ठीक है, जो बी है वो डी के राइट में है, यानी कि डी इधर होगा तभी ना बी इसके राइट में है। अब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हाउस मिडिल में है? तो देखिए डी बी ए ओ सी आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपका राइट में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सॉरी, मिडिल में पूछा गया था, मिडिल में आपका ए आ गया। 1 2 3 4 5। एक और कंडीशन को लेकर फॉलो करोगे तो डी बी ए ओ सी की जगह अगर सी ओ भी लिखते हो तब भी आपका मिडिल में क्या आएगा? ए ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिडिल में दोस्तों आपका ए आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। एक पुरुष को दिखाते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो स्त्री पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है? क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों कि एक महिला ने कहा है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि दोस्तों वो जो महिला है वो अपने पिता के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा दोस्तों सिस्टर एंड ब्रदर का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रही है पिता के इकलौते पुत्र की, तो यहाँ पर पुत्र के साथ उसका संबंध कैसा होगा? भाई बहन का संबंध हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सीरीज को ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर जो टोटल अल्फाबेट्स है ना, इनकी संख्या 7 है। ग्रोसरी देखोगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस कन्फ्यूजन हो गया, सीरीज नहीं, इसके बाद से स्टार्ट ही हो रहा है। तो सबसे पहले ग्रोसरी देखोगे तो इसमें टोटल अल्फाबेट 7 हैं। फिर अगर आप ऑनेस्ट को देखोगे तो 6 अल्फाबेट हैं। इंडिया को देखोगे तो 5 अल्फाबेट हैं। अर्न को देखोगे तो 4 अल्फाबेट हैं। यानी कि इसके आगे जो भी आपके वर्ड आएंगे उसमें टोटल 3 ही अल्फाबेट होने चाहिए, और 3 अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ लेग में आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 19, 26, 45, 71 और 116 के बाद अगला टर्म कौन सा आएगा? तो देखिए 19 है, 26 है, 45 है, 71 है, 116 है। 19 7 26, 26 19, 45 45, 26 71, और 71 में अगर आप 45 ऐड करोगे तो 116। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 12 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 19 का डिफरेंस है। तो अब जो दोस्तों अगला टर्म आएगा वो कैसे आएगा? देखिए 12 + 7 19, 19 + 7 क्या हो जाएगा? 26 आ जाएगा ना। यानी कि दोस्तों 45 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 26 को ऐड करेंगे, तो 6 5 11, 1 7 71, और इस 71 को किस में ऐड करेंगे? इसको ऐड करेंगे 116 में, तो ये हो जाएगा आपका 187। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें पहले 7 19 26 45 का डिफरेंस चला, फिर उसके बाद 12 7 19 26, इस प्रकार से डिफरेंस आगे बढ़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में से यदि क्रम जारी रहा तो दाहिनी की ओर दी गई 5 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बाईं की ओर प्रश्न आकृति के तत्काल बाद आनी चाहिए? इसमें दोस्तों करना क्या होता है ना कि हमें किसी न किसी एक टर्म को यहाँ पर पॉइंट बना लेना है, उसी टर्म को लेकर आप देखते जाओ, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। अगर आप इस कलर्ड वाले पार्ट को देखोगे तो ये आपका सबसे लेफ्ट साइड में है ना, ऊपर की ओर जब मूव किया यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री,
तो ये आपके सबसे राइट साइड में आ गया, यानी कि इधर से मूव करके यहाँ पर चला गया। अब ये फिर से आपका मिडिल में आ गया, फिर से आपका किधर आ गया, इस साइड में। अब फिर से आपका मूव किया है, अब यानी कि अगला टर्म जो है आपका मिडिल में आना चाहिए ना, कलर्ड वाला पार्ट। तो या तो ऑप्शन नंबर डी या तो ऑप्शन नंबर, देखो अगर आप ऑप्शन को देखोगे ना, ए बी और सी तीनों में आपका मिडिल में नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर गलत हो जा रहा है। केवल डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मिडिल में आ रहा है ना, इसके अलावा और क्या है वो देखिए। मैं अगर इसे यहाँ पर मिटा दूँ तो सबसे पहले इधर था, फिर उधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो अब जो अगला टर्म आएगा वो ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से बी और डी होना चाहिए था, लेकिन मिडिल में कलर्ड केवल एक ही में है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कुछ यहाँ पर तिल्ली दी गई है, इसमें आपको बताना है कि अगले पॉइंट में कौन सा बॉक्स आएगा और कौन सी यहाँ पर तिल्लियाँ आने वाली है। तो कैसे आएगा इसमें, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक और यहाँ पर आधा, यानी कि 1.5 तिल्लियाँ है ना, इसमें टोटल कितनी है, 2.5 है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर 4.5 है। यानी कि दोस्तों पहले एक बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ रहा है। यानी कि अब जो अगला टर्म आएगा उसमें एक बढ़ेगा ना, और 4.5 में अगर आप एक इंक्रीज करोगे तो यह हो जाएगा 5.5। यानी कि दोस्तों अगला जो टर्म आएगा ना उसमें टोटल 5.5 तिल्लियाँ होनी चाहिए, और 5.5 तिल्ली आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला टर्म है, इसमें भी आपको बताना है कि इसके आगे वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर 2 भाग में बट गया, यहाँ 4 भाग में, यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 भाग में, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 2 इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगला जो हमारा टर्म आएगा ना, उस अगले टर्म में अभी तक टोटल 8 भाग में डिवाइड हुआ था, अब यह टोटल 10 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 10 पार्ट में कौन डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो वो देखिए आप कैसे निकालोगे। ये जो आपका ट्रायंगल है ना वो यहाँ पर है, फिर इधर मूव किया, फिर ये ट्रायंगल कहाँ गया, सबसे पहले एक डायरेक्शन मूव किया ना, एक डायरेक्शन, फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट अपोजिट में चला गया, फिर एक डायरेक्शन मूव किया। तो अब जो अगला हमारा टर्म आएगा ना वो फिर से यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट चला जाएगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर ए और डी को देखोगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला नंबर है 24 नंबर। यहाँ पर 5 आकृति दी गई है, इनमें से बाकी सारी आकृति किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, एक आकृति संबंधित नहीं है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, आप सभी लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा आकृति है जो बाकी के 4 आकृतियों से भिन्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृति 180 डिग्री घुमाने पर कैसा दिखाई देगा। दोस्तों 180 डिग्री अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे ना, मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे 90 डिग्री घुमाएं तो किधर घूमेगा, इधर की ओर घूमेगा, और फिर अगर 90 डिग्री घुमाएं तो नीचे की ओर घूमेगा ना। ये यहाँ पर पूछा गया कि 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। तो अगर आप इसका बॉक्स का बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, ऐसे ही फिगर बनेगा ना आपका। ये जो चारों तरफ सर्कल दिया गया वो सर्कल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप फिगर को देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए एक खास ई बुक लॉन्च किया है। इस ई बुक में आपको सारे टॉपिक्स हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 1 लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। और दोस्तों हाल ही में जनवरी 2023 में जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस इसी ई बुक से पूछे गए थे। तो अगर आप इस बार भी इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आने वाले पेपर के लिए आपको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स में कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर लेना। यहाँ पर मैसेज करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ इस ई बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। यदि 17 @ 1 का वैल्यू 8 है, 9 @ 1 का वैल्यू 4 है, 6 @ 4 का वैल्यू 1 है, तो 8 @ 2 का वैल्यू क्या होगा।
सबसे पहले देखो कि यहाँ पर ए का मान का मतलब क्या निकल रहा है। 17 @ 1 इक्वल टू 8, 9 @ 1 इक्वल टू 4। आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्या? 8 किसका डबल है? 8 अगर डबल करोगे तो 16 होगा ना, 4 डबल करोगे तो 8 होगा। इसी प्रकार से 6 @ 4 है तो 1 हो जाएगा। 1 किसका डबल है? 2 का डबल है। 16 जो दोस्तों आपका डबल है 8 का, 16 कहाँ पर है? 17 के नज़दीक में है ना। और 17 के नज़दीक में 16 कैसे आ सकता है? अगर हम 17 में से 1 को माइनस कर दें। उसी प्रकार से दोस्तों 8 जो है वो किसके नज़दीक है? 9 के नज़दीक है। और 8 कैसे आएगा? अगर हम 1 को माइनस कर दें, दैट मीन्स कि ए का जो साइन है ना वो माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 6 - 4 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 का अगर आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर सारे टर्म में दिए गए हैं। जैसे 17 - 1 तो 6 हो गया, सॉरी 17 - 1 16, और 16 का हाफ 8, 9 - 1 8, और 8 का हाफ 4, 6 - 4 2, और 2 का हाफ 1। तो 8 @ 2 का वैल्यू क्या होगा? 8 - 2 दैट मीन्स कि 6, और 6 का अगर हाफ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3। सो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में यदि m का अर्थ डिवाइड है, n का अर्थ मल्टीप्लाई है, o का अर्थ प्लस है, और p का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? 2O3, o का अर्थ क्या है? प्लस है ना, यानी कि हमने क्या किया? 2 + 3 लिख दिया। फिर कहा गया है P6, लेकिन p का वैल्यू माइनस हो तो माइनस हमने 6 लिख दिया। इसके बाद कहा गया है कि एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर एक्चुअली में आप हिंदी वाले क्वेश्चन को ध्यान मत देना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान दो। हिंदी में थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। क्या कहा गया है? 2O3, और O का वैल्यू प्लस है ना तो हमने क्या कर दिया? 2 + 3 कर दिया। फिर P6 है, P का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन है तो हमने, सॉरी P का वैल्यू माइनस है तो हमने -6 कर दिया। फिर है N3, N का वैल्यू क्या है दोस्तों? N का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 3 कर दिया। फिर M6 है, M का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड 6 कर दिया। P5, P का वैल्यू माइनस है तो -5 कर दिया। और फिर आपका O9 है तो O का जगह +9 कर दिया। इसे लिखोगे तो 2 + 3 -6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, सॉरी -5 + 9। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 2 5, 5 - 3 -5 + 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 9 और 5 निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? सॉरी एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ी सी गलती हो गई है। 5 - 3 -5 + 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 + 9, सॉल्व करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल गुरुवार को है, और यदि आराध्या का जन्मदिन 20 अक्टूबर को है उसी साल, तो बताइए कि आराध्या का जन्मदिन किस दिन पर पड़ेगा? सबसे पहले देखो 27 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर तक टोटल कितने दिन मिलते हैं? टोटल 176 दिन होते हैं ना। और हमें पता है कि 27 अप्रैल को गुरुवार है, तो इसे हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद दोस्तों ये कितने बार में डिवाइड होगा? 25 बार में, और एक आपका लेफ्ट रह जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो 25 बार आपका आया ना, ये आपका गुरुवार आ जाएगा। और गुरुवार के बाद एक और दिन आपका बचा हुआ रह गया है, यानी कि गुरुवार का जब अगला दिन आएगा तो वो कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैंने वो फॉर्मूला आपको नहीं बताया। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। A clock gains 5 minutes every hour. What will be the angle transferred by the second hand in 1 minute? देखिए जब एक घड़ी हर एक 5 मिनट चलती है, यानी कि 1 घंटे चलता है, तो कितने का कोण बनाता है? चलने पर दोस्तों यहाँ पर कोण बनाता है 5 डिग्री का। 1 मिनट में कितने का कोण बनाता है? 5 डिग्री का ना। तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट चल रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो 5/60 डिग्री इंक्रीज होगा। और कितने पर हो रहा है? तो 1 घंटा चलने पर, यानी कि 360 डिग्री चलने पर। तो यहाँ पर इंक्रीज कितने का हुआ? 30 का इंक्रीज हुआ ना, और पहले से 360 था, तो इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 390 डिग्री। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी दोस्तों हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस प्रिंट की वजह से रह गया हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो गाइज आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आज आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह से दोस्तों डेली मॉक टेस्ट देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।